ज्ञानवापी विवाद में जब से हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है, तभी से मुस्लिम पक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और हर हाल में पूजा पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। लेकिन इस कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को झटके पर झटका लग रहा है, जिसके बाद अब भड़काऊ बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान मौलाना मदनी ने कहा कि 20 करोड़ मुस्लिमों को झटका लगा है। आखिर अफसानों को सबूत कैसे मान रहे हैं। साथ ही मौलाना मदनी ने कहा कि कानून की किताबें जला देनी चाहिए, अदालतों से अब भरोसा टूट रहा है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया कि ज्ञानवापी केस में जल्दबाजी हो रही है, मुस्लिमों से मस्जिदें छीनी जा रही हैं। आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सनातन आस्था के पवित्र स्थल पर 31 साल बाद पूजा हो रही है। पांचों पहर भगवान की आरती उतारी जा रही है और प्रभु के दीदार के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये उस जीत की खुशी है जो सनातनियों को वर्षों बाद मिली है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। लोअर कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है, लेकिन किसी भी कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी और अब हाई कोर्ट में 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दरअसल इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। साथ ही अयोध्या का भी जिक्र किया। इस वक्त जिस तेजी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ हो रहे विरोध के दरमियान सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद है और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस बल को अलर्ट रखा गया है। राजनीतिक दल हैं जो विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनको भड़काने की बात करते हैं। 1993 से पहले जो ये क्षेत्र है जहाँ पर पूजा शुरू हुआ है ज्ञानवापी में, तो वहाँ पहले भी पूजा होती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार 93 में थी तो वहाँ पूजा बंद हो गई थी। प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई, तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और खास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है। यानी जिस विवाद को खत्म करने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हो चुकी है। ऐसे में अब उस फैसले का इंतजार है जब एएसआई सर्वे के आधार पर कोर्ट का फैसला आएगा और सबूतों के आधार पर जीतने वाले पक्ष को ज्ञानवापी सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई और फोकस अयोध्या के राम मंदिर पर रहा। बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्रियों ने भी सदन में जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद सदन पूरी तरीके से राममय हो गया। हालांकि दूसरी तरफ विपक्षी सदस्य जय श्री राम के नारे का जवाब पीडीए से दे रहे थे और राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध भी कर रहे थे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं सत्र की राममय और हंगामेदार शुरुआत कैसी रही। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा की है।
मौका विधानसभा के बजट सत्र का था और राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत प्रभु राम के नाम से की। उन्होंने बताया कैसे रामलला विराजमान के पावन अवसर पर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जश्न और उत्सव का माहौल था। लगभग 5 शताब्दियों की सुदीर्घ प्रतीक्षा के बाद बीती 24 जनवरी 2024 को सनातन भारतीय संस्कृति के प्राण हमारे आदर्श प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में भव्य भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार किया। भारतीय जन आस्था के संकल्प की सिद्धि के प्रति श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में राष्ट्र मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनः प्रतिष्ठा है। हम सभी आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे विशिष्ट कालखंड में हमारी सांस्कृतिक विरासत का यह दिव्य प्रतिमान हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का सदैव प्रेरित करता रहेगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि एक तरफ विधानसभा में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही थी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक गो बैक के नारे लगा रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण तक का विरोध कर रहे थे, जिस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विपक्षी सदस्यों को जवाब भी दिया। उन्होंने कहा और शोर मचाइए, कौन चला जाएगा ये बाद में पता चलेगा। कौन चला जाएगा ये तो बाद में पता चलेगा। मैं तो चलने वाली नहीं, कौन चला जाएगा। विपक्षी सदस्यों को राज्यपाल के जवाब पर सीएम योगी भी मुस्कुराने लगे और उन्होंने भी राज्यपाल का अभिवादन किया। वहीं बजट सत्र को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी विधानमंडल प्रदेश की जनता की आशा, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है। विपक्षी सदस्यों से अपील की कि विधान परिषद और विधानसभा को सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाना होगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का ये साक्षी है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। ये सत्र 12 फरवरी तक चलेगा। इसी दौरान 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट भी पेश करेगी। बड़ी बात यह है कि इस बार सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी और जरूरत पड़ने पर ये देर रात तक भी चल सकती है। हालांकि सदन से आज की जो तस्वीर सामने आई उसमें एक तरफ राम भक्त थे तो दूसरी तरफ विरोधी, और फिर कल तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में अपने सारे मौजूदा सांसदों का टिकट काटने वाली है। साथ ही उन्होंने एनडीए को हराने का पीडीएफ फॉर्मूला भी दोहराया है, जिस पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। तो वहीं इंडी गठबंधन के साथी भी अब कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट की किस तरह से तू में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है। पीडीए केवल पप्पू डब्बू अलायंस है। समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है। आज इस अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासी रण में एक तरफ भगवा ब्रिगेड है तो दूसरी तरफ लाल सेना। एक तरफ जय श्री राम की गूंज है तो दूसरी तरफ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा।
और इसी नारे के सहारे दो दल अब चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं, दावे हो रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है। उस पार्टी के खिलाफ जिसकी नीति रणनीति पर न शक है न शंका। मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश पहले कांग्रेस को बिना बताए प्रत्याशियों के ऐलान पर फंस चुके हैं, तो अब उन्होंने वो सवाल खड़े कर दिए हैं जिस सवाल का जवाब सिर्फ उन्हीं के पास है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी अपने सांसदों का टिकट काट रही है, बीजेपी अपने सभी सांसदों को बदल रही है, सिर्फ एक मौजूदा सांसद को टिकट मिलेगा, ऐसे में पीडीए ही एनडीए को हराएगी। अखिलेश के इसी पीडीए वाले नारे पर अब बीजेपी ने करारा हमला बोला है। जेपीएस राठौड़ ने अखिलेश के पीडीए को नया नाम दिया है। देखिए, पीडीए को मैं कहना चाहता हूँ, पीडीए कुछ नहीं, पीडीए केवल पप्पू डब्बू अलायंस है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस पीडीए ने 2017 में मुंह की खानी पड़ी थी। यही दोनों लोग एक अलायंस करके उस समय भी आए थे। आज इस अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है और आपस में लड़ रहे हैं। जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स होने चाहिए थे, वहां पर इन्होंने पहले कैंडिडेट खड़े कर दिए। दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी अपनी ही साथियों पर हमलावर हैं और समाजवादी पार्टी के साथ ही सवाल कांग्रेस से भी पूछे जा रहे हैं। एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा, हिम्मत है तो बनारस में बीजेपी को हराओ। बनारस में बीजेपी को हराने की हिम्मत नहीं, कांग्रेस 300 में 40 सीट भी जीत नहीं पाई। पता नहीं इस पार्टी में इतना अहंकार क्यों है। यानी एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपने सहयोगियों पर ही हमलावर है। ऐसे में अब सवाल अखिलेश यादव से है, क्या पीडीए के सहारे ही वो चुनावी मैदान में रहेंगे या फिर कांग्रेस के साथ 24 की लड़ाई लड़ेंगे? अभी इस पर भी सस्पेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच विपक्ष पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बड़ा बयान दिया। निर्मला सीतारामन ने कहा, डीएमके लगातार गलत बयान दे रही है, हिंदू विरोधी बयान दिए जा रहे हैं और कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है, यानी कांग्रेस भी हिंदू विरोध में शामिल हो चुकी है। लेकिन हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है, ये भी कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने। And a brother of a deputy chief minister in Karnataka also speaks in separatist voice. So anti-Hindu is one, anti-Hindu activity is another, which also is happening in Karnataka incidentally. Congress party in Tamil Nadu supports these kind of anti-Hindu or anti-separatist voices. And today that is a spirit with which Congress also is aligning, which is what I find utterly shocking. Is there an attempt to paint the Bharatiya Janata Party as a North Indian party? And you know this North-South divide, encouraging that. Is that 100%. what you sense? They've always called Bharatiya Janata Party two things. उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, क्योंकि कैबिनेट से पास होने के बाद विधानसभा के पास कराने की पूरी तैयारी इसको कर ली गई। सूत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हो सकती हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी आने के बाद बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद इद्दत जैसी प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। तो वहीं मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा।
साथ ही अनाथ बच्चों को गोद लेने की जो जटिल प्रक्रिया है उसे थोड़ा आसान किया जाएगा। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी पर आपको एक पूरी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। देश की सियासत में दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती रही है, लेकिन कभी बात चर्चा से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब उत्तराखंड में ये साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बनाई कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया है। 20 महीनों की स्टडी, रिसर्च और बातचीत के बाद जब ड्राफ्ट सीएम धामी के हाथों में आया तो उन्होंने इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उत्तराखंड की जनता को दिया। और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र जो ये मुगल काल में और ब्रिटिश काल में कुरीति आई है ना, ये कुरीति खत्म होगी और महिलाओं को वो सम्मान मिलेगा जो भारत की संस्कृति में मिलती है। भारत की संस्कृति में नारी तु नारायणी कहा जाता है। भारत की संस्कृति में यत् नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत् देवता कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट का स्वरूप दे दिया है। अब शनिवार को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा से इसे पास कराया जाएगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यूसीसी को कानून का दर्जा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।